हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सुशासन के बारे में, यानी कि गुड गवर्नेंस के बारे में। क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो पूरा लेक्चर है ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इंग्लिश की क्लासेस जो हैं वो देख सकते हैं। हम कवर कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में। अभी तक हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है गुड गवर्नेंस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। और कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का अर्थ और उसकी परिभाषा समझिए कि जब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की या सुशासन की, तो इसका मतलब होता है अच्छा शासन, राइट। एक ऐसा शासन जो जनता की अपेक्षा पर खरा उतरे। जनता क्या चाहती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर वो सही तरीके से हो रहा है तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या जो गवर्नेंस है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन इस शब्द को अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। जब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की या हम बात करते हैं सुशासन की, तो इसको अलग अलग मीनिंग दिए गए हैं। कुछ विद्वान जो है उसको गुड गवर्नेंस को मानते एक ऐसा लोकतांत्रिक शासन जो प्रभावी हो और कार्यकुशल हो। प्रभावी मतलब इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट, या कह सकते हैं हम जो इफेक्टिव होने के साथ साथ एफिशिएंट भी हो। ऐसा जो गवर्नेंस है उसको हम गुड गवर्नेंस बोलते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना है कि शासन की पद्धति कोई भी हो, गवर्नेंस चाहे जैसे भी हो, गुड गवर्नेंस से हमारा मतलब होता है कि जो पब्लिक को सर्विसेज दी जा रही हैं उनकी क्वालिटी से। तो सुशासन का संबंध तो जनता को दी जाने वाली सेवाएं और उनकी गुणवत्ता से है। कहने का अर्थ ये है कि इस शब्द को अलग अलग तरीकों से अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम समझते हैं अवधारणा। अवधारणा से हमारा मतलब है कि अगर हम प्रेजेंट डे को समझें, आज के दिन की अगर हम बात करें, तो ये शब्द बार बार हमारे सामने आ रहा है या इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। हमारी गवर्नमेंट भी बार बार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पे फोकस करती है, वो भी गुड गवर्नेंस ही है। हमने जब लास्ट टाइम जब हम एनपीएम के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि ऑसबॉर्न और गैबलर ने कहा कि अब हमें अधिक सरकार की नहीं, एक बेहतर सरकार की ज़रूरत है। और बेहतर सरकार यानी कि गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट ज़्यादा ना हो, गवर्नेंस अच्छी हो। तो विश्व बैंक ने यानी कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 1992 के अंदर, और उस रिपोर्ट का नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट के अंदर विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने जो गुड गवर्नेंस है इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस रिपोर्ट के अनुसार शासन से आशय हमारा है सत्ता को प्रयोग करने का तरीका। हम जो पावर है उसको कैसे यूज़ करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार गवर्नेंस से हमारा मतलब है सत्ता प्रयोग करने के वे तरीके जो कोई देश अपने सामाजिक आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन में प्रदर्शित करता है। हर एक देश के पास कुछ सामाजिक संसाधन होते हैं, कुछ सोशल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, और उन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए वो कौन से तरीके अपनाता है, वही क्या कहलाता है, गवर्नेंस। आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को। क्राइटेरिया क्या है, गुड गवर्नेंस किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने 3 कसौटियों का उल्लेख किया है। सबसे पहली बात, सत्ता का स्वरूप, जहाँ पर निरंकुश तंत्र है, यानी कि एक ऐसा राज जिस पर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्या आप उसको गुड गवर्नेंस बोल सकते हो? नहीं। सत्ता को प्रयोग करने के तरीके, पावर का कैसे यूज़ किया जा रहा है, क्या वो डेवलपमेंट के लिए है या फिर वो पावर को शो करने के लिए, मतलब जो पावर में हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, वो अपने बेनिफिट के लिए उस पावर का या अथॉरिटी का यूज़ कर रहे हैं। और एक होता है सक्षमता, एबिलिटी, कि अपने कार्यों को पूरा करने में गवर्नमेंट कितनी एबल है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी या 3 क्राइटेरिया बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा इनका। सत्ता का स्वरूप,
कि राजनीतिक सत्ता जो है उसका प्रारूप क्या है या पद्धति क्या है, जैसे प्रजातंत्र है, सैनिक राज है या फिर निरंकुश तंत्र है आदि। फिर बात करते हैं सत्ता प्रयोग के तरीके, यानी कि वे तरीके या प्रक्रिया जिसके अनुसार आर्थिक सामाजिक विकास हेतु सत्ता का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं सक्षमता की, यानी कि अपने कार्यों के निष्पादन में सरकार की सक्षमता, अपने कार्यों को पूरा करने में सरकार कितनी एबल है। अलेक्जेंडर पॉप कहते हैं कि वही सरकार अच्छी है जिसका प्रशासन अच्छा हो। एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, या कह सकते हैं एक क्वोट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के अंदर भी, या वैसे भी याद भी रख सकते हो कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट। सरकार कैसी होगी उसके लिए मूर्ख कंटेस्ट करेंगे, मूर्ख जो है वो लड़ेंगे, लेकिन बेहतर वही होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्टर अच्छा करेगा। फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट एंड वट एवर इज बेस्ट एडमिनिस्टर्ड इज बेस्ट। और फिर व्यक्तिवादी विचारक फ्रीमैन कहते हैं कि सरकार वही अच्छी है जो कम से कम शासन करे, यानी कि सरकार अपना रोल कम से कम प्ले करे, या कह सकते हैं अपना रोल कम करे। बाकी फैक्टर जो है या बाकी जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गया, सिविल सोसाइटी हो गई, सिटीजन्स खुद आगे आकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सरकार जितना कम रोल प्ले करेगी उतना ही बढ़िया है। और महात्मा गांधी ने, हमारे फादर ऑफ द नेशन ने भी राम राज्य की कल्पना की थी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी लाइंस है जिनको आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, या फिर जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि गुड गवर्नेंस मतलब क्या। और कहते हैं कि अगर हमारी सभ्यता आगे चल करके, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं पुरानी सभ्यताओं को, पुरानी सिविलाइजेशन को, वो किस तरीके से फेल हुई, और कुछ विचारक ये मानते हैं कि अगर हमारी सभ्यता फेल होगी, हमारी सिविलाइजेशन अगर फेल होगी, तो उसका मेन रीज़न हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है तो इसका खतरा पूरी सिविलाइजेशन पे है, पूरी सभ्यता पे है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गवर्नेंस और अच्छी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं इसके एलिमेंट की। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट रही उसमें कुछ तत्वों की पहचान की गई, कुछ एलिमेंट की पहचान की गई कि जब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस तो मतलब क्या। ठीक है, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि जो उत्तरदायित्व है, जो अकाउंटेबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, दूसरा सत्ता के प्रयोग की वैधानिक स्वीकृति। वैधानिक स्वीकृति से हमारा मतलब है लेजिटिमेसी। राजनीतिक उत्तरदायित्व और सत्ता के प्रयोग की वैधानिक स्वीकृति। जो राजनीति में जा रहे हैं, जिनके हाथ में पावर है, उनको उत्तरदायी भी होना पड़ेगा, और अगर वो किसी सत्ता को प्रयोग, वो अगर पावर को यूज़ कर भी रहे हैं तो वो अथॉरिटी जो है वो लेजिटिमेट होनी चाहिए। अगर हम दूसरे शब्दों में समझे तो सत्ता को लोकमत के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए, और इस उत्तरदायित्व को तय करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे चुनाव। अगर मैं उदाहरण दूँ आपको, भारत के अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और हमारी जो गवर्नमेंट बनती है वो लेजिटिमेट है, वैधानिक है। कैसे? क्योंकि हम जो है वो जा कर के वोट डालते हैं, चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है, हर एक नागरिक को जो 18 साल से ऊपर है या जो वोटर है, इस जो वोट डाल सकता है, वो निष्पक्षता से जा कर के अपना वोट डाले तो सरकार चुनी जाएगी। और फाइनली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बनती है वो हमेशा लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है। वो जो काम करेगी जनता को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये उत्तरदायित्व जो है वो भी एक गुड गवर्नेंस का एलिमेंट है। फिर ये कहते हैं कि जैसे धार्मिक हो गया, रिलीजियस हो गया, सामाजिक मतलब सोशल हो गया, आर्थिक, व्यावसायिक, ये जो सभी ग्रुप हैं, इन सबको संघ बनाने के साथ साथ सरकारी कामकाज में भाग लेने की स्वतंत्रता और अवसर होना चाहिए। इन सबको फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपना एक ग्रुप भी बना सके, साथ ही साथ गवर्नमेंट काम में भी या गवर्नमेंट का जो काम है उसमें भी हिस्सा ले सकें। हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, और विधि का शासन, रूल ऑफ द लॉ, ये दृढ़ता से स्थापित हो। ठीक है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट होते हैं, ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन किया जाता है। राइट, जो सोशल इक्विटी है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस है, ये सुनिश्चित किया जाता है। और सत्ता जो है वो निरंकुश न हो जाए। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है।
प्रशासन उत्तरदायी तथा पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो। इसके लिए सरकारी अधिकारियों और उनके कार्यालयों तथा उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता पर सक्षम निगरानी की व्यवस्था हो। क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेवाओं की गुणवत्ता। फिर कहते हैं कि पूरी जो प्रणाली है, प्रशासनिक प्रणाली, उसकी कार्यकुशलता, पारदर्शिता और दक्ष और प्रभावी होनी चाहिए। प्रणाली एक एफिशिएंट हो काम करने में, ट्रांसपेरेंट हो और इफेक्टिव हो। समाज और सरकार के मध्य निरंतर सहयोग स्थापित हो और लोक नीति निर्माण, निर्णय निर्माण या निर्णय प्रक्रिया तथा सरकारी कार्यों के निष्पादन पर जन नियंत्रण हेतु सूचना का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिटीजन्स के हाथों में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये राइट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर मानी जाती है, जो कि जो पावर में है, जो अथॉरिटी है जिनके पास, उनके ऊपर अंकुश लगाने का ये काम करती है। लोगों को एम्पावर करने का सबसे बेहतर तरीका है उनको अवेयर करना, और अवेयर करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन या हमारा जो RTI एक्ट है वो बहुत ही इफेक्टिव है। इससे हम ये कह सकते हैं कि सुशासन जो वो एक आदर्शात्मक प्रशासनिक स्थिति है जिसे शासन को प्राप्त करना है। मतलब एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जो जिसकी तरफ हमें बढ़ते जाना है। हर एक, हम यहाँ पर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टैंड करता है और हमें इस सिचुएशन तक पहुँचना है, ये गुड गवर्नेंस है। तो ये एक आदर्शात्मक प्रशासनिक स्थिति है, आइडियलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन है। और हमें कुप्रबंध से मुक्ति चाहिए। आज का जो वैश्विक आर्थिक युग है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक या कैसे ये जो एरा है, इसके अंदर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, गवर्नेंस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में डेविड ऑस्बॉर्न और टेड गैबलर ने एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट की अवधारणा प्रस्तुत की थी, उद्यमी सरकार की अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की थी। ये हमने पढ़ा था NPM के अंदर, यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर। बात करें सुशासन का तो इसका मतलब होता है अच्छा शासन। ठीक है, हमने देखा अच्छा शासन मतलब व्यवहार में इसका संबंध उन सभी प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें सभी व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुरूप उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का मौका मिले। मतलब मेरा पोटेंशियल जो है उसको मैं प्रॉपरली अचीव कर पाऊँ, तभी मान लीजिएगा कि शासन जो है वो अच्छा है। और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा सुशासन की विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है। कौन कौन सी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं? सबसे पहला, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, डिसेंट्रलाइजेशन सत्ता का विकेंद्रीकरण, और लोगों की भागीदारी हो, पार्टिसिपेशन हो। जितनी भी सामाजिक आर्थिक सेवाएं हैं, सोशल इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, वो टाइम पे अवेलेबल हों। प्रशासन ज़्यादा खर्चा ना करे और कार्यकुशल हो। प्रशासन में नैतिकता हो, एथिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की स्थापना होनी चाहिए। और जो वंचित वर्ग है, यानी कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके हितों का संवर्धन, उसके उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, वल्नरेबल सेक्शन जिनको हम कहते हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विकास पर बल, यानी कि हमें पर्यावरण को ध्यान में रख करके ही डेवलपमेंट करनी चाहिए, या इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। धारणीय विकास तभी पॉसिबल होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होगी जब हम पर्यावरण की दृष्टि से जो है वो डेवलपमेंट को इंश्योर करेंगे। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। कोई भी डाउट है और कुछ भी गलती हुई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नए लेक्चर के साथ जल्द मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। थैंक